हम्म? नमस्कार मित्रों, शिक्षा साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। पहला जो है ऑब्जर्वेशन मेथड हमने पढ़ा इसके पहले, और अब हम दूसरी विधि, प्रयोगात्मक विधि, जिसे इंग्लिश में मतलब एक्सपेरिमेंटल मेथड कहा जाता है, तो दूसरे प्रकार पे आते हैं। आज दोस्तों पढ़ते हैं उसके बारे में। इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों? यह विधि एक प्रकार की नियंत्रित निरीक्षण की विधि है। इस विधि में प्रयोगकर्ता स्वयं अपने द्वारा निर्धारित की हुई परिस्थितियों या वातावरण में किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है या किसी समस्या के संबंध में तथ्य एकत्रित करता है। इसमें क्या होता है, जो अध्ययन करता होता है, अवलोकन करता है होता है, जो अध्ययन कर रहा है वो बालकों के व्यवहार का अध्ययन करता है, उसके तथ्यों को एकत्रित करता है। प्रयोगात्मक विधि में विधि का ये सामान्य अर्थ हो गया। अच्छा, क्रो एंड क्रो महोदय ने क्या इसकी परिभाषा दी है? उनके अनुसार क्या प्रयोगात्मक विधि का अर्थ क्या होगा? मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना होता है। एक बार और देख लेते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार, मीन ये है मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना होता है। अब ये अर्थ हो गया दोस्तों कि प्रयोगात्मक विधि का अर्थ क्या है, और दूसरा परिभाषा क्रो एंड क्रो महोदय ने दी है। अब इसके गुण और दोष देख लेते हैं। गुणों की अगर बात करें तो ये एक वैज्ञानिक विधि है। दूसरा है निष्कर्षों की जांच करना इसमें संभव होता है। तीसरा है शिक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान होता है और उपयोगी तथ्यों पर प्रकाश पड़ता है। ये इसके गुण हो गए दोस्तों। अब इसको हम थोड़ा विस्तार से मैं पढ़ के समझा देता हूँ कि ये जो प्रयोगात्मक विधि के गुण हैं। पहला है वैज्ञानिक विधि। यह विधि वैज्ञानिक है क्योंकि इनके द्वारा सही आंकड़े और तथ्य एकत्रित किए जा सकते हैं। सीधी बात है कि वैज्ञानिक विधि है। जो भी अध्ययन करेगा वो जो है वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार करेगा। दूसरा है निष्कर्षों की जांच संभव। इस विधि द्वारा प्राप्त किए गए निष्कर्षों की सत्यता की जांच प्रयोग को दोहरा कर की जा सकती है। अगर निष्कर्ष जिस किसी निष्कर्ष पर अध्ययनकर्ता पहुंचा है उसकी जांच वापस प्रयोग द्वारा हो सकती है। तीसरा है शिक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान। इस विधि का प्रयोग करके शिक्षा संबंधी अनेक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। और एक है विश्वसनीय निष्कर्ष। इस विधि द्वारा प्राप्त किए जाने वाले निष्कर्ष सत्य और विश्वसनीय होते हैं। चौथा है उपयोगी तथ्यों का पर प्रकाश। वो भी क्रो एंड क्रो के अनुसार इस विधि ने अनेक नवीन और उपयोगी तथ्यों पर प्रकाश डाला है। जैसे शिक्षण के लिए किन उपयोगी विधियों का प्रयोग करना चाहिए। जब शिक्षक बालक को पढ़ा रहा है वो किस विधि से पढ़ाए कि बच्चा उसमें रुचि ले, क्योंकि अगर एक ही तरीके से पढ़ाया जाए तो बच्चा उसमें रुचि नहीं लेगा। क्योंकि अभी नई विधियां निकल गई हैं। खेल विधि है, डेमोन्स्ट्रेशन है, और व्याख्यान का तो बहुत पुरानी विधि है। प्रश्नोत्तरी के माध्यम से पढ़ा सकता है। चित्रों को दिखा करके बच्चों में रुचि पैदा की जा सकती है। तो विभिन्न तरीक़ों से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। तो वही जो है क्रो एंड क्रो महोदय ने बताया कि शिक्षण के लिए किन उपयोगी विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ये प्रयोगात्मक विधि से पता चलता है। कक्षा में छात्रों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए ये भी पता कर सकते हैं। पाठ्यक्रम का निर्माण किन सिद्धांतों के आधार पर करना चाहिए। छात्रों को ज्ञान का ठीक मूल्यांकन करने के लिए किन विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ये जो प्रयोगात्मक विधि है ये शिक्षण में बहुत ही उपयोगी विधि साबित होती है। अब दोस्तों इसके कुछ दोष देख लेते हैं, क्या इसमें कमियां हैं। प्रयोग में कृत्रिमता होती है। कुछ भी हम अवलोकन करेंगे
प्रयोगात्मक विधि से, तो उसमें कृत्रिमता होती है। कृत्रिम परिस्थितियों पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है, प्रयोज्य का सहयोग नहीं मिलता है, मानसिक दशा का ज्ञान असंभव है। आप प्रयोग कर रहे हैं बालक का, तो उसके बालक के दिमाग में क्या चल रहा है ये आप पता नहीं कर सकते, और आंतरिक दशाओं पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं हो सकता है। इसको थोड़ा विस्तार में देख लेते हैं दोष को। प्रयोग में कृत्रिमता। स्वाभाविक प्रयोग के लिए परिस्थितियों का निर्माण चाहे जितनी भी सतर्कता से किया जाए, पर उसमें थोड़ी बहुत कृत्रिमता आ जाना स्वाभाविक है। दूसरा है कृत्रिम परिस्थितियों का नियंत्रण असंभव और अनुचित। प्रत्येक प्रयोग के लिए न तो कृत्रिम परिस्थितियों का निर्माण किया जाना संभव है और न किया जाना चाहिए। उदाहरण, बालकों में भय, क्रोध या कायरता उत्पन्न करने के लिए परिस्थितियों का निर्माण किया जाना सर्वथा अनुचित है। अगर बालक में भय कब हो रहा है, क्या हो रहा है, उसका अध्ययन करने के लिए कृत्रिम परिस्थितियों का निर्माण नहीं किया जा सकता। अगला है दोस्तों, प्रयोज्य का सहयोग प्राप्त करने में कठिनाई। प्रयोज्य अर्थात जिस व्यक्ति का प्रयोग किया जा रहा है उसमें प्रयोग के प्रति किसी प्रकार की रुचि नहीं होती है, अतः प्रयोगकर्ता को उसका सहयोग प्राप्त करने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जिस पर प्रयोग हो रहा है उसका उस प्रयोग से कुछ लेना देना नहीं होता है, जो व्यक्ति प्रयोग कर रहा है उसका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। और लास्ट है दोस्तों, प्रयोज्य की मानसिक दशा का ज्ञान असंभव। जिस व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है उसके व्यवहार का अस्वाभाविक और आडंबरपूर्ण हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब किसी व्यक्ति का प्रयोगात्मक रूप विधि से अध्ययन हो रहा है तो उसका जो व्यवहार है वो आडंबरपूर्ण और बनावट भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अतः उसकी मानसिक दशा का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना लगभग असंभव है। प्रयोज्य की आंतरिक दशाओं पर नियंत्रण असंभव। प्रयोज्य की मानसिक दशाओं को प्रभावित करने वाले सब बाह्य कारकों पर पूर्ण नियंत्रण करना संभव हो सकता है, पर उनकी आंतरिक दशाओं पर नियंत्रण करना असंभव होता है। इसी स्थिति में प्रयोगकर्ता द्वारा प्राप्त किए जाने वाले निष्कर्ष पूर्ण रूपेण सत्य और विश्वसनीय नहीं माने जा सकते हैं, क्योंकि जिस पर हम प्रयोग कर रहे हैं उसकी आंतरिक दशा कैसी है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये उसके बाह्य व्यवहार से पता नहीं चलता है। आंतरिक दशाओं पर नियंत्रण नहीं। तो ये दोस्तों प्रयोगात्मक विधि के दोष हो गए। अंत में आपको जो है उपसंहार में लिखना पड़ता है, तो निष्कर्ष के रूप में हम क्या लिखेंगे कि अपने दोषों के बावजूद प्रयोगात्मक विधि को सामान्य रूप से अनुसंधान की सर्वोत्तम विधि स्वीकार किया गया है। स्किनर का मत है कि कुछ अनुसंधानों के लिए प्रयोगात्मक विधि को बहुधा सर्वोत्तम विधि समझा जाता है। प्रयोगात्मक विधि से बालकों के असामान्य व्यवहार को ज्ञात कर उनको सामान्य बनाने की दिशा में पर्याप्त कार्य किया जा सकता है। इस विधि के प्रयोग में समायोजन में सहायता मिलती है। तो दोस्तों आज हमने प्रयोगात्मक विधि का अर्थ, परिभाषा, प्रयोगात्मक विधि के गुण और दोषों के विषय में पढ़ा। तो और अगले लेक्चर में दोस्तों हम क्लिनिकल मेथड के विषय में पढ़ेंगे, उपचारात्मक विधि। तो दोस्तों जो मेरा लेक्चर इस समय लाइव देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।